हमारे ओके सारे स्टूडेंट्स आ चुके होंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग्स। आज की जो आपके झारखंड स्पेशल की क्लासेस है उसकी शुरुआत किया जाए। ये झारखंड स्पेशल क्लासेस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द झारखंड स्पेशल क्लासेस। तो इस झारखंड स्पेशल क्लासेस में हम लोग क्या देख रहे हैं? तो पढ़ा पंचायत को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं डियर? पढ़ा पंचायत को देख रहे हैं। कल हमने पढ़ा पंचायत की सारी विशेषताओं को देखा था। उनके तमाम जितने ऑफिसर्स होते हैं उनको हम लोगों ने कल देखा था। आज की जो हमारी सेशन है उनमें मैं देख रहा हूँ कि झारखंड की जो स्पेशल उड़ाव जनजातियां हैं, ये उड़ाव जनजाति अपनी एक अलग पहचान बना के रखे हुए है। तो इसी पहचान को देखते हुए मैंने महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार किया था, जिसका रिलेशन किससे था? तो उड़ाव जनजातियों से था। किससे था डियर? तो उड़ाव जनजातियों से था। कि कल के क्लासेस में मैंने देखा था कि उड़ाव जो जनजाति होती है इसकी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, और मैंने कहा था कि यह जो है दूसरी सेकंड पोजीशन पे है। दूसरी झारखंड की दूसरी झारखंड की बड़ी जनजातियों में शामिल है। ये जो दूसरी झारखंड की बड़ी जनजाति है, मतलब संथाल के बाद अगर किसी का परसेंटेज आता है तो वह कौन सी जनजाति है? तो आप देखोगे उड़ाव है। अगर आप देख पाओगे इसकी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 18.14% इसकी आबादी है, बिल्कुल ही ओके। और अगर इंडिया लेवल की बात करोगे तो इंडिया में इसका जो रैंक है, इंडिया में जो इसका रैंक है, मतलब उड़ाव जनजाति का जो रैंक है वो कितना है डियर? तो उड़ाव जनजाति पूरे इंडिया के अंदर 4th रैंक में है। मतलब सबसे बड़ी जनजातियों में से चौथा रैंक आपका उड़ाव का भी आता है इंडिया लेवल पे। और झारखंड लेवल पे यह दूसरी सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति है। कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैंने, ये रिवीजन चल रहा है, कल के क्लासेस का रिवीजन करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप देखे होंगे कि जो इनकी जो जनजातियां हैं, इनका जो एरिया है, किस एरिया में ये निवास करते हैं, तो ये मोस्टली जिस एरिया में निवास करते हैं वो कौन है? तो संथाल परगना। संथाल परगना के क्षेत्र है। ये संथाल परगना का क्षेत्र गंगा के तराई का इलाका होता है। जैसे कि आप देख पाओगे साहेबगंज, दुमका, ओके, गोड्डा, पाकुड़, इन सब इलाकाओं को संथाल परगना के, देवघर संथाल परगना को में कहा जाता है। और ओके, उसके बाद आप देखोगे कि उत्तरी छोटा नागपुर, जैसे आपका धनबाद भी शामिल है। उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर लिख लिख के पढ़ेंगे डियर, बातों समझ में आएगी आपको। कोल्हान, आपको पता होगा कि झारखंड में 5 डिवीजन है, जिसमें संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान, ओके, परमंडल जो है 5 है। कोल्हान, ये 3 परमंडल में इनका निवास है। अगर ये तीनों परमंडल को जोड़ दो तो 90% उड़ाव उसी जगहों पर रहते हैं। मीन संथाल परगना में, उत्तरी छोटा नागपुर और कोल्हान में इनका निवास सर्वाधिक देखा गया है। ओके, उड़ाव जो है, मैंने कल आपको कहा था, ये जो उड़ाव है, ये उड़ाव जो जनजाति है, ये उड़ाव जनजाति अपने आप को क्या कह रहे थे? अपने आप को स्वयं को क्या कहते हैं? तो कुडुक कहते हैं। उड़ाव जनजाति स्वयं को क्या कहते हैं? तो कुडुक कहते हैं। याद रखना, ये कुडुक्स का मतलब क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। इसका मतलब यह अपने आप को मनुष्य के रूप में मानते थे। ओके, और अगर बात किया जाए तो इसका संबंध जो है, इस जनजाति का जो संबंध है किस समुदाय से है? तो आप द्रविड़ समुदाय से। किससे है? तो द्रविड़ प्रजातियों से है। ओके, तो ये बेसिकली द्रविड़, देखो जो भी थोड़ा सी इंटेलिजेंट्स होंगे वो सब द्रविड़ के होंगे, और जो थोड़े से प्रिमिटिव्स होंगे वो पोटोस्टवाइट समूह के होंगे। ओके, अगर हमने बात की थी इसकी सामाजिक एवं संस्कृति की, ओके, तो आज जो हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो समाज एवं संस्कृति मीन्स उड़ाव जनजाति की जो समाज है, उड़ाव जनजाति की जो समाज है, मीन्स समाज मीन्स जिस सोसाइटी में रहते हैं, और उनकी जो संस्कृति है, संस्कृति का मतलब किस तरह के उनके आचरण है, उनका कल्चर क्या है, उनके डिफरेंट कल्चरों का क्या नाम है। तो सबसे पहला पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट होगा, आप लोग भी नोट करने का प्रयास करोगे, नोट बनाओगे। जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तो मैं देखूंगा कि आपके नोट्स बने हैं कि नहीं। सभी के नोट्स भी चेक होंगे, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी नोट्स बनाएं एज इट इज, जैसे क्लासेस में बनाते हैं। थोड़ी सी कठिनाई हो रही होगी, वरना क्लासेस वैसे ही आपको दिख रहा होगा जैसे आपके क्लासेस में होते हैं।
तो अगर बात किया जाए तो उड़ांव जनजाति के, आप लिख के पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। उड़ांव जनजाति, जो उड़ांव जनजाति हैं उनमें कितने गोत्र होते हैं? इनमें जो गोत्र होते हैं वो 14 है। जैसे आप बोलते हो ना, आप कश्यप गोत्र हो तो आप ये गोत्र हो तो वो गोत्र हो, तो इस गोत्र को कहते हैं, आपको कितने गोत्र हैं इनके पास? 14 गोत्र हैं। और इसी इसे क्या कहा जाता है? आदिवासी अपनी भाषा में कीली कहते हैं। गोत्र को क्या कहते हैं? तो कीली कहते हैं। ओके। उड़ांव जनजाति की पहचान क्या है? कि इसकी जो महिलाएं होती हैं, इनकी जो महिलाएं होती हैं, ये गोदना, टैटू जिसको कहते हो आप, गोदना, गोदना का जो है प्रचलन है। इनकी महिलाएं गोदना पर विश्वास करती है, विश्वास करती है। मतलब उड़ांव जनजाति की एक पहचान है, ये क्या करेगा? गोदना, गोदना का मतलब क्या है? वो अपने अपने अंग में, किसी अंग में टैटू को उगा के रखती है। ओके। और उड़ांव जाति की तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, इस समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। मतलब यहाँ पे सेम गोत्र में विवाह नहीं हो सकता है। ओके। तो सम गोत्रीय विवाह, विवाह जो है ये वर्जित है। आप कह सकते हैं कि समगोत्रीय विवाह जो है इस जनजातियों में नहीं देखने को मिला है। तो अगर ऐसा मोस्टली जो इसका होता है तो अरेंज मैरिज होता है, आयोजित विवाह जिसे कहते हैं आप। इस जनजाति की परंपरा है कि यहाँ पे क्या होगी? आयोजित विवाह होगी। मतलब बड़े बुजुर्ग का इसमें सहयोग होगा। मतलब लव मैरिज अलाउड नहीं है। सो उड़ाव जनजाति के कितने गोत्र होते हैं? 14। महिलाएं गोदना पर विश्वास करती है, और महिलाएं अक्सर गोदना गुदवाए हुए रहती है हैंड्स में या शरीर के किसी अंग में, से टैटू कहते हैं। और समगोत्रीय विवाह यहाँ पे क्या है? वर्जित है। और यहाँ पे क्या होता है? अरेंज मैरिज होता है, आयोजित विवाह होता है। ओके। जिसमें क्या है? इस आयोजित विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। अभी तक आपने देखा होगा ना कि लड़की वाले देते हैं पैसा, यहाँ पे क्या है? वर वाले देते हैं। तो वर पक्ष को, वर पक्ष को आपको अपनों को बहू ले जाना है तो वर पक्ष को वधु मूल्य, वधु मूल्य, वधु मूल्य देना पड़ता है, देना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। ओके। तो ये जो 5 पॉइंट्स है, इनकी संस्कृति और इनकी सामाजिक परंपराओं से रिलेटेड है, किनका? उड़ांव जनजातियों का। ओके। तो यहाँ पे एक और विवाह होता है, ये छठा पॉइंट आप लिख लोगे। यहाँ पे एक विवाह होता है जिसका नाम है सेवा विवाह। सेवा विवाह भी काफी प्रचलित है। इस सेवा विवाह में क्या होता है कि जो लड़की लड़के होते हैं, ये जो लड़के होते हैं, ये लड़की के घर के, जो लड़की के घर के सदस्य हैं, लड़की के जो घर के सदस्य हैं, मतलब सास ससुर इस तरह से, उनका यह सेवा करते हैं। और इस सेवा के फलस्वरूप जो है वो अपनी बेटी को उसे दे देते हैं, जिसे सेवा विवाह कहते हैं। ओके। वधू के परिवार का सेवा करता है। अगर आप सामाजिक व्यवस्थाओं में देखो तो यहाँ पे एक युवा गृह होता है। युवा गृह मतलब एक ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे यंग होने के बाद, या यंग होने के बाद लोग आराम से बैठ सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं। इनमें कहा जाता है धूम कुड़िया। मतलब यहाँ पे यंगस्टर लोग आपस में बैठते हैं, मिलते हैं, अपने नॉलेज का शेयरिंग करते हैं। इसे युवा गृह को कहा जाता है धूम कुड़िया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि धूम कुड़िया जो है किसका युवा गृह है? तो आप बोलोगे उड़ांव जनजाति का। ओके। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो गांव का प्रधान होता है, ग्राम प्रधान होता है, मैंने आपको शासन व्यवस्था में बता रखा है। इस गांव का प्रधान कौन होता है? तो महतो होता है। तो उड़ांव जनजाति के गांव का प्रधान कौन हो गया डियर? तो महतो हो गया। ओके। उड़ांव जनजाति के गांव का प्रधान महतो हो गया। और जिस जगह पे पंचायत बैठती है, इस पंचायत को कहा जाता है पंचोड़ा। क्या कहा जाता है? पंचोड़ा। जैसे मुंडा जनजाति में देखा था आपने, पंचायत बैठती है उसे कहा जाता है अखड़ा। और यहाँ पे क्या कहा जाता है? पंचोड़ा कहा जाता है पंचायत को। ओके। यहाँ पे एक डांस सीखने या फिर नाच का मैदान होता है, जहाँ पे लोग जाके अपने इंटरटेनमेंट के लिए डांस करते हैं। पूरी व्यवस्थाएं थी इनके पास। इस डांस को कहा जाता है अखाड़ा। क्या कहा जाता है? अखाड़ा। हम लोग भी आजकल कई बार देखते हो अखाड़ा निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं। तो ऐसी कुछ परंपराएं मिलती जुलती है, कैरी फॉरवर्ड होती रहती है।
तो ये युवा जो उनके वर्ग थे, वो उनके लिए मेन था। ये युवागिरी को धूमकुड़िया कहा जाता है उड़ाव जनजाति में। ग्राम प्रधान जो होता है, लिखते चलोगे, महतो होता है। और पंचायत को पचोड़ा कहते हैं। और नाच का मैदान को अखड़ा कहते हैं। आप लिखने का प्रयास करिएगा, मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ। ओके, उम्मीद करते हैं आप लिख चुके होंगे। तो सेवा विवाह यहाँ प्रचलित है। यहाँ पे लड़के वाले जो है, लड़की के यहाँ जाकर उनके सदस्यों की सेवा कहते हैं, मम्मी पापा जिसको सास मानते हैं उनको सेवा करते हैं, और सेवा के बदले में इन्हें अपनी बेटियां मिलती है। सो युवागिरी को धूमगढ़िया, और ग्राम प्रधान को महतो, और पंचायत को पंचोड़ा, और नाच का मैदान को अखाड़ा कहते हैं। ओके, आइए इसके यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं इस जनजाति की। तो इस जनजाति को आप देखोगे कि इनमें जो है कि जब भी त्यौहार होता है, जब भी फेस्टिवल होता है, अगर किसी प्रकार का फेस्टिवल होता है, तो इसमें जो पुरुष जो है, जो कपड़े को पहनते हैं, पुरुष वस्त्र जो धारण करते हैं, पुरुष का वस्त्र धारण, जो पुरुष वस्त्र को धारण करते हैं उसे हम लोग कहते हैं करया। क्या कहता है? करया। तो जो पुरुष कपड़ा पहनता है उसे क्या कहा जाता है? करया। और इसी समय में जो महिला वस्त्र का जो धारण करती है, महिला वस्त्र धारण करती है, ये जो महिला जो वस्त्र का धारण करती है, इस वस्त्र धारण को कहा जाता है खनरिया। क्या कहता है? खनरिया। याद रखना, इस महिलाओं के वस्त्र के धारण को खनरिया कहा जाता है। ओके, और यह अगर इसकी जो समाज है, मतलब उड़ाव जनजाति की समाज जो है वो पैटर्नल है। पैटर्नल मतलब पितृसात्मक है। यहाँ पे पितृसात मतलब वंश जो चलता है वो पिता के नाम से ही चलता है, माता के नाम से नहीं चलता है। या आप कह सकते हैं पितृवंशीय है, या तो पैटर्नल है, आपका मैटरनल नहीं है ये। ओके, तो पितृवंशीय इसकी सामाजिक व्यवस्था है। ओके, इतनी बातों को आप लिखने का प्रयास करेंगे। और अगर बताओगे तो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल कौन है इनका, जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल की बात करोगे किसका? उड़ाव जनजाति का। तो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल आपका क्या है यहाँ पे? उड़ाव जनजाति का कर्मा और सरहुल है। अब देखो, कर्मा को भी आपको डिटेल पढ़ना है। हम आगे क्लासेस में पढ़ाएंगे कि कर्मा और सरहुल क्या है। ओके, तो कर्मा और सरहुल, आप ये देख रहे हो भाई बहन का त्यौहार है, ये फसल से रिलेटेड त्यौहार है। कौन? सरहुल। तो कर्मा और सरहुल पर्व जो है यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट मनाया जाता है। सो जब फेस्टिवल्स होते हैं तो पुरुष जिस कपड़े का धारण करते हैं उसका नाम है करया, महिला जिस वस्त्र का धारण करती है उसका नाम है खनरिया, और पितृसात्मक इसकी जो व्यवस्था है। और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल क्या है? कर्मा या तो सरहुल है। किसका भाई? तो उड़ाव जनजाति का। ओके, इसको हमेशा याद रखिएगा, उड़ाव जनजाति का ये फेस्टिवल्स है। करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। और उड़ाव जनजाति के प्रमुख डांस, जो स्पेशल डांसेस है, इम्पोर्टेंट जो डांसेस हैं, जिस डांस को उड़ाव जनजाति काफ़ी करते हैं, उस डांस को हम लोग कहते हैं, स्पेशल डांसेस को कहते हैं यदुर नृत्य। क्या कहते हैं? यदुर नृत्य कहा जाता है। ओके, और यहाँ पे एक इन लोग क्या करते हैं? हंटिंग करते हैं। ये इनकी जो एक हंटिंग है, यह हंटिंग इनका मतलब शिकार इसको कह सकते हो। मतलब उड़ाव जनजाति के लोग जो शिकार करते हैं उनका भी अलग अलग नाम है। अगर वह शिकार, जैसे इसका नाम है सुसेंद्रा, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सुसेंद्रा, सुसेंद्रा जो आपका शिकार है। ओके, ये सुसेंद्रा जो शिकार है वह कब होता है? तो ये होता है वैशाख में। कब होता है? तो वैशाख महीने में यह जो शिकार करते हैं इसका नाम क्या है? सुसेंद्रा शिकार। और दूसरा जो शिकार होता है वह होता है फागु सेंद्रा। क्या होता है? फागु सेंद्रा। तो फागु सेंद्रा तो याद रहेगा आपको कि फागुन के महीने में। कब? तो फागुन में। तो वैशाख में सुसेंद्रा और फागुन में फागु सेंद्रा। तथा वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर, मतलब जो वर्षा ऋतु आता है, जो वर्षा ऋतु आती है, इस वर्षा ऋतु के स्टार्ट होने पर, वर्षा ऋतु के स्टार्ट होने पर जो हम लोग शिकार करते हैं उसे कहा जाता है जेठ शिकार। क्या कहता है? तो जेठ शिकार। तो आप देख रहे हैं यहाँ की जो हंटिंग प्रोसेस है,
इंपॉर्टेंट डांस आपने देखा यदु डांस। अब यदु डांस क्या है, जब हम लोग इसके डांस मतलब आर्ट एंड कल्चर देखेंगे तो पूरी ब्रीफ से देखना है। यदु डांस और हंटिंग शिकार जो होता है सुसेंद्रा, जो वैशाख के महीने में होता है, और फागु सेंद्रा जो फागुन के महीने में होता है, और वर्षा ऋतु होती है जो जेठ के शिकार को में, जब जेठ महीने में शिकार करते हैं तो उसे कहा जाता है। ओके, अब डांस के मैदान को आपने देखा ही, अखाड़ा कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि इनका जो फर्स्ट मतलब एनुअल कैलेंडर्स है, यह जनजाति का जो एनुअल कैलेंडर है, मतलब इनकी जो वार्षिक कैलेंडर है, ये कब से शुरू हो जाती है, कब से शुरुआत होती है, तो इस जनजाति की जो एनुअल कैलेंडर है, ये है नवंबर से दिसंबर के बाद शुरू होती है। मतलब धन कटनी जिसको आप कह सकते हैं, जब जिसके समय जब धान को काट लिया जाता है, इस धन कटनी के बाद ही यहाँ पे नवंबर और दिसंबर से इसकी वार्षिक कैलेंडर शुरू होता है। ओके, अगर आप देखोगे कि झारखंड की जनजातियों में, अगर आप बात करोगे, ये लास्ट पॉइंट इसका चल रहा है सामाजिक और संस्कृति की, तो झारखंड की जो जनजातियों में अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किसका हुआ है, तो उड़ाव जनजातियों का हुआ है। तो मोस्ट डेवलपिंग, आप लिख सकते हो मोस्ट डेवलपिंग ट्राइब्स ऑफ झारखंड। तो झारखंड के सबसे ज़्यादा विकास करने वाले कौन से हैं, कौन से जनजाति हैं, तो उड़ाव जनजाति है, जिनका सबसे ज़्यादा विकास देखने को मिला है। करेक्ट। आइए अब हम लोग कुछ इनके इकोनॉमिक अरेंजमेंट पे चलते हैं, जिसको हम कहेंगे आर्थिक व्यवस्था। क्या कहते हैं, आर्थिक व्यवस्था। इस जनजाति की शासन व्यवस्था हमने देखा, इस जनजाति के विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें। अब हम लोग देख रहे हैं आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक स्टेटस। ओके, यह जो जनजाति है, बेसिकली यह जो जनजाति है, यह जनजाति अपने आप को अस्थाई कृषक मानते हैं। मतलब इनकी जीविका का मेन जो आपका व्यवसाय है वह क्या है, कृषक है। तो यह जनजाति अस्थाई कृषक मानी जाती है। मतलब सबसे ज्यादा खेती करने वाला कौन है, तो उड़ाव है। अगर आप बात करोगे इनका प्रमुख भोजन, यह किस तरह के खाना पसंद करते हैं, जिस तरह के खाना पसंद करेंगे उसी चीज़ का यह ज़्यादा उत्पादन करेंगे। तो यह क्या खाते हैं, चावल। इनका चावल प्रमुख भोजन है। और साथ में यह जो जंगली पक्षी है, वन मुर्गी वगैरह जिसे कहते हैं, तो जंगली पक्षी को भी मार कर खाते हैं, तथा ये फल फूल भी पर भी विश्वास करते हैं। ओके, और यह जनजाति जो है स्पेशल कैटेगरी के मांस नहीं खाते हैं। तो बंदर की मांस नहीं खाते हैं, बंदर की मांस नहीं खाते हैं। कौन जनजाति, तो उड़ाव जनजाति बंदर की मांस नहीं खाते हैं। अगर बात करोगे तो यहाँ पे वाइन्स की परंपरा है, जिसे कहते हैं हड़िया या हाड़ी मारी। इसको मैं आपको बार बार क्लासेस में कहता रहता हूँ। हड़िया इनका जो है, हड़िया इनका प्रिय हरिया इनका प्रिय पेय पदार्थ है। हरिया इनका प्रिय पेय पदार्थ है। ओके, किसका भाई, तो उड़ाव जनजातियों का। ओके, अब देखते हैं उड़ाव जनजातियों में धार्मिक व्यवस्था किस तरह से है। तो जाहिर सी बात है, ये धार्मिक व्यवस्था है काफ़ी प्रिमिटिव्स होगी, और इस प्रिमिटिव्स में काफ़ी इन पे फोकस करना होगा। तो आप देखते हैं कि इनकी जनजातियों में धार्मिक व्यवस्थाएं कैसी हैं। सभी लोग लिखना, नहीं लिखना तो रिपीट वीडियो को आप देख के इसको जरूर नोट्स बना लेना। तो धार्मिक व्यवस्थाएं क्या हैं उड़ाव जनजाति की। उड़ाव जनजाति का जो प्रमुख देवता है, इंपॉर्टेंट गॉड जिसको ये लोग मानते हैं, उड़ाव जनजाति की जो प्रमुख देवता है, ये प्रमुख देवताओं को ये लोग क्या कहते हैं, धर्मेश कहा जाता है। इनके जो प्रमुख देवता उनका नाम क्या है, धर्मेश, या इन्हें क्या कहा जाता है, धर्मी कहा जाता है। तो आप देख सकते हो कि धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत धर्मेश या धर्मी होते हैं, जिन्हें जीवन तथा प्रकाश देने में सूर्य के समान माना जाता है। अगर बात करोगे तो जिन्हें जीवन देने में यह सूर्य के समान माना जाता है। क्या किसके समान माना जाता है, सूर्य के समान माना जाता है। सूर्य के समान माना जाता है कौन, तो यह धार्मिक व्यवस्था जो है उसकी। ओके, यह सूर्य के समान माना जाता है। इस जनजाति की जो प्रमुख देवी है,
उसका नाम है मारंग। क्या नाम है? तो मारंग गुरु, मारंग गुरु जो है इसकी प्रमुख देवी है, इसे कहा जाता है पहाड़ देवता। क्या नाम इसका? तो पहाड़ देवता कहा जाता है। किसे भाई? तो मारंग गुरु को पहाड़ देवता कहा जाता है। और अगर बात करोगे तो ठाकुर, ठाकुर देव, तो यह जो ठाकुर देव है, ठाकुर देव को कहा जाता है ग्राम देवता। इनकी जो गांव की देवता होती है उसे ठाकुर कहा जाता है, ग्राम देवता। ओके। और आप याद रखना हो कि डीहवार, डीहवार किसे कहा जाता है? तो डीहवार कहा जाता है सीमांत देवता को, सीमांत देवता को डीहवार कहा जाता है। मतलब ये जो गांव की जो सीमा पर जो देवता रहते हैं, जो गांव की रक्षा करते हैं, उसे डीहवार कहा जाता है। और दूसरा देवता है पूर्व, पूर्व जातमा देवता है। इस पूर्व जातमा देवता किसे कहा जाता है? कुल देवता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो कुल देवता को ये कहा जाता है। तो इनके कई तरह के देवता हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मारंग गुरु पहाड़ देवता, ठाकुर देव को ग्राम देवता, डीहवार को सीमांत देवता और पूर्व जन्मा को कुल देवता कहा जाता है। फाइन। आगे आते हैं। तो आप देखिएगा इन जनजातियों में फसल की रोपनी के समय, जिस समय आप फसल लगाते हो, फसल रोपनी जिसे कह सकते हैं, जिस समय आप फसल को रोपते हो उस समय इसमें एक पूजा होती है। उस पूजा का नाम है भेलवा पूजा। क्या नाम है डियर? तो भेलवा पूजा है। जब फसल को रोपते के समय गांव के कल्याण के लिए इसे लगाया जाता है। ओके। और इससे पहले, भेलवा पूजा से पहले एक गोरैया पूजा होता है। क्या होता है? एक गोरैया पूजा होता है। किसके पहले? तो भेलवा पूजा से पहले एक गोरैया पूजा होता है। आपको पता ही होगा गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो गांव का धार्मिक प्रधान होता है पाहन। मैंने आपको बता दिया था, पाहन होता है। और इनकी जो मुख्य पूजा स्थल है, जो पूजा स्थल है जहाँ पे मुख्य पूजा होती है, उस पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरना। तो मुख्य पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। ओके। और कहा जाता है कि इनके पूर्वजों की आत्मा निवास करते हैं। तो पूर्वजों की जो आत्मा निवास करती है, पूर्वजों की आत्मा निवास करती है, पूर्वजों की आत्मा निवास करती है। और ये निवास कहाँ करती है? पूर्वजों की आत्मा निवास करती है, उसे हम लोग कहते हैं शासन। तो उरांव जनजाति की जो पूर्वजों की आत्मा निवास करती है उसे क्या कहा जाता है? शासन कहा जाता है। ओके। अब उरांव जो है तांत्रिक एवं जादू पर, मतलब जादू टोना पर विश्वास रखते हैं। कौन? जादू टोना पर विश्वास रखते हैं। जादू टोना पर विश्वास रखते हैं कौन? उरांव जनजाति के लोग जादू टोना पर भी विश्वास रखते हैं। ओके। उरांव जनजाति में जो है में शवों का संस्कार, दाह संस्कार किया जाता है। आप बताओगे कि इस जनजाति में जो दाह संस्कार की परंपरा है, दाह संस्कार की परंपरा है, किसमें? तो उरांव जनजाति के अंदर है। ओके। अगर वह ईसाई का है तो उसे दफनाया जाएगा। अगर वह ईसाई जनजाति का है और में उसे से क्या होगा? दफनाया जाएगा। ओके। ताकि सभी क्रियाकर्म विषय परंपरा के अनुसार किए जाते हैं। ओके। तो अगर इनकी जो मोस्टली परंपरा ईसाई उड़ाव का शब्द जो होता है ईसाई परंपरा के अंदर, और बाकी उड़ाव जो होता है नॉर्मली उनको जिस तरह से हम लोग करते हैं ऐसे तरह से कर लिया जाता है। ओके, चलिए। सो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स आपको देखने को मिल गया। तो उड़ाव जनजाति की बात हो गई। ओके। अब जो युवाओं की जो धूमकड़िया होती है, इसकी कुछ व्यवस्था है। जो धूमकुड़िया जनजाति होती है, मतलब धूमकुड़िया जो युवाओं का युवा गृह है, इनमें कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं। इनमें जो कब 10 से 11 वर्ष की आयु में एंट्री मिलती है, आयु में प्रवेश ले सकते हैं। किसमें? धूमकड़िया में आपको प्रवेश लेना है तो आपकी उम्र 10 से 11 साल होनी चाहिए। और इसमें जो है 3 वर्ष में आफ्टर द गैप ऑफ 3 इयर्स इसमें आपको एंट्री मिलता है। जब एंट्री मिलता है उस समय
आपका सरहुल पर्व के समय ही इसमें एंट्री मिलता है। तो सरहुल के समय ही आपको इस धूपकड़िया में क्या होता है, एंट्री मिलता है। तो यहाँ पे आप देख लोगे कि इनमें युवकों के लिए जो एक जगह होता है जिसका नाम क्या है, जोंख जोंख ए जोंख एपड़ा एरपा। ये क्या होता है, बॉयज के लिए होता है। और जो आप देख सकते हो इसका नाम क्या है, पेल पेल एरपा। ये जो पेल एरपा है ये गर्ल्स के लिए बना होता है। तो धूमकड़िया में दो सेगमेंट होते हैं। ओके, और ये आप देख रहे हो कि जोक जोक एपड़ा जो है जो बॉयज के लिए है, इसे धांगर कुड़िया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धांगर कुड़िया भी कहा जाता है। जरूर याद कीजिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। धांगन कुड़िया क्या है, तो युवा गृह है, किसके लिए, तो बॉयज के लिए है। ओके है। और पेल एपड़ा में जो इनकी जो रक्षा करते हैं, इनके लिए जो दिया जाता है उसका नाम क्या है, बड़की बहनिया। क्या नाम है, बड़की बहनिया या बड़की धांगरीन। बड़की धांगरीन कहा जाता है, जो महिलाओं के हॉस्टल के रूप में इस महिलाओं को देखरेख करते हैं। तो ये तमाम चीजें हो गए आपकी मुंडा जनजाति का। ओके, तो काइंडली आप इस मुंडा सॉरी उड़ाव जनजाति की सारी व्यवस्थाएं हो गई, इसे सभी को नोट डाउन करिएगा और नोट डाउन करके लिखने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम लोग इस पर आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू। आपको अपनी क्लास को कंटिन्यू रखें, स्वस्थ रहें, घरों में रहें। कीप योर क्लास कंटिन्यू। ओके, समय समय पर आपको क्लास मिलता रहेगा जैसा कि आपको मिल रहा है।